सुबह में हम लोगों ने क्या क्या किया था, ज़रा ब्रीफ करो आप लोग। क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था सुबह में? नर्सरी मॉडल को डिस्कस किया था। हाँ, और गाय पे थोड़ा डिस्कस किया था जी। तो नर्सरी को आप छोटा मत समझना, नर्सरी इतना बड़ा विषय है और अभी सरकार इस पे बहुत सब्सिडी के लेके जो है काफ़ी सीरियस है। बहुत इजी वे में सब्सिडी मिल रही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो 25 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी देती है और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी 10 लाख रुपए तक आपको मिलती है एवरी राज्य में। और एवरी राज्य में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में आप सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सब्सिडी का प्रावधान उठा सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है और बहुत अच्छा काम है ना। मतलब हाँ, एक आदमी दोनों चल ले सकता है या एक का ही लेगा? नहीं, कोई एक एक का ही हाँ, या तो सेंट्रल है किस संस्था के मार्फत? NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। बताया था हाँ, NHM। पर एकड़ नहीं, पर एकड़ नहीं, वो तो प्रोजेक्ट बनेगा उसका पूरा। तो जब आप NHM डालोगे ना तो उसकी गाइडलाइन आपको मिल जाएगी, आप गूगल करके कर सकते हो। और स्टेट का? स्टेट का भी होता है, वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के थ्रू होता है। वो भी है। तो वो बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट होता है ना, उसके थ्रू होता है। हाँ, वो आपको लोकल का जो डिस्ट्रिक्ट DDH कहलाता है, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके पास से वो स्कीम मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट की। और सेंट्रल की आपको NHM के थ्रू अप्लाई करना होगा। वो सब ऑनलाइन, दोनों की ऑनलाइन प्रक्रियाएं हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा काम है और बड़ा काम है और इसको आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, क्योंकि इसमें जितने आप अंदर जाओगे उतना बड़ा कर सकते हो इसको। फार्मर लेवल पे तो आप अपने कॉन्टैक्ट बना के ठीक है लोकल में कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा और उस काम को बढ़ा दो तो हम बड़े लेवल पे भी जा सकते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है नर्सरी वाले काम में। आपको खाली पॉली बैग लगना है और छोटा सा ट्रीटमेंट लगना है, कंपोस्ट लगना है थोड़ा सा, और मिट्टी आपके फार्म पे ऑलरेडी है ही। तो बस उन्हीं सब के मिक्सचर बना के पॉली बैग में भर के वो पानी देना है बीजों को डाल के। और अगर आपने ये जोन बनाया है ना, बायोडाइवर्सिटी मैनेज की, तो सीड भी आपके पास मैक्सिमम हो जाएंगे। सो आप बना सकते हो। और नहीं तो इवन जंगलों में जाके भी आप किसी भी पौधे के सीड्स कलेक्ट करके और वो भी डाल सकते हो उसके अंदर, तो उनके भी पौधे बन जाएंगे। तो जब भी ये टाइम आता है प्लांटेशन का तो कोई भी नहीं पूछता कि ये पेड़ काय का है, पेड़ होना चाहिए बस चाहे वो बबूल का हो, चाहे वो नीम का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, सभी पेड़ों का वैल्यू कम से कम, गवर्नमेंट के जो टेंडर होते हैं ना, 20-22 रुपये का एक प्लांट जाता है, 20-22 रुपये का। तो अगर आप इसके अंदर काम करते हो लाखों पेड़ बना सकते हो। बहुत अच्छा काम है, बहुत ज़बरदस्त काम है। तो आप इसमें थोड़ा सा अगर किसी का हो ऐसा मन करने का, तो हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्टें भी बनी रखी हुई है, हम वो दे के आपको हेल्प कर सकते हैं ठीक है, बिल्कुल। फिर बोल दिया 43 हो गई। अच्छा, गिनती कर रहा हूँ कितनी पीढ़ियों में माफी ज्यादा करोगी आदत से। आपको हमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं सर इसके इस मॉडल के लिए भी सब्सिडी का बोला था आपने, कुछ 50,000 अराउंड हाँ, है। इसके लिए आप जो अपना परंपरागत कृषि विकास योजना करके एक है भारत सरकार की, जो 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने बनाया था। इस स्कीम का जो है वो ये था कि जैविक खेती करने वालों को 50,000 रुपये के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी एवरी ईयर 3 ईयर तक कंटिन्यूसली। 1.5 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है उसमें। 1 हेक्टेयर ज़मीन पर उनको जैविक खेती का काम करना होगा, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि थोड़ा 2017 में अलाइनमेंट किया इसमें, ठीक है। स्कीम में अलाइनमेंट ये हुआ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जैविक खेती का मतलब फिर अगर हम किसी विशेष पद्धति पे काम कर रहे हैं तो वो पद्धति आप इसमें इंक्लूड करिए ऐसे करके। तो फिर वो 2017 में ही 4 पद्धतियों को पहले उसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। फिर 2019 में अलाइनमेंट हुआ, उसमें अपनी मल्टीलेयर कृषि पद्धति को भी ले लिया गया, ठीक है। तो अभी 7 तरह की कृषि पद्धतियाँ परंपरागत कृषि विकास योजना में हैं, उसमें मल्टीलेयर कृषि पद्धति भी शामिल है। तो आप अगर ये पद्धति पे काम करते हो तो भी आपको 50,000 की 50,000 की ग्रांट, आप चाहे ये मॉडल बनाने को कह लो, चाहे तो आप जैविक खेती करने को कह लो, चाहे आप जो भी कह लो, अच्छा, पर वो अगर आप ये काम भी करते हैं तो उसके अंदर में ही आते हैं आप। मिनिमम 1 हेक्टेयर चाहिए, 1 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए मिनिमम।
और वो ग्रुप में सब्सिडी दी जाती है, इंडिविजुअल नहीं दी जाती है, अच्छा वो ग्रुप में। तो उसके लिए उन्होंने क्लस्टर बनाने का प्रावधान किया। तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर DDA है ना, इसके पास जो है ना इसकी ग्रुप की सूचना होती है। तो आप DDA से जाके मिल के आप इस योजना के साथ में इसका लाभ उठा सकते हैं। तो उनके पास ऑलरेडी फार्मर्स होते हैं, आपको किसी भी ग्रुप में वो जोड़ देंगे और फिर उस क्लस्टर के माध्यम से वो सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट होती है, इंडिविजुअली नहीं होती है। अगर आप 50 लोग साथ में अटैच होकर काम करेंगे तो 50 लोगों को साथ में फॉरवर्ड होगा वो सब्सिडी, ऐसे होगा। और सभी के पास 1-1 हेक्टेयर ज़मीन होना चाहिए। तो वो इसलिए उन्होंने रखा है कि भाई ठीक है, साथ में अटैच होके करेंगे तो एक वो रहता है कि हाँ भाई कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, इस टाइप से, है ना। हाँ, नहीं तो इंडिविजुअली में ठीक है, सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिया, अधिकारी को बना लिया और पता चला कर कुछ नहीं रहा और सब्सिडी ले रहे, तो ऐसे स्कीम का लॉस ना हो इसलिए गवर्नमेंट ने ग्रुप में उसको रखा हुआ है। तो आप ज़रूरी नहीं, आप खुद भी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मान के चलो आपके पास 50 किसान हैं, तो आप लिख के ले जाओ सबके 10 का तो साइन मोबाइल नंबर करके ले जाओ कि साहब ये हमारा एक क्लस्टर है, आप इस क्लस्टर को रजिस्टर्ड कीजिए। तो उस क्लस्टर का एक इंडिविजुअल वो बनेगा, एक रजिस्ट्रेशन होगा, एक उसका खाता बनेगा, उस खाते में पहले सारे सबके पैसे आएंगे और फिर उस खाते से सबको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ऐसा सिस्टम है उसका, वो होता है। और ये काम गवर्नमेंट ने फिर DDA लेवल पे सरकार ने कहा कि आप इसको हैंडल करो, तो उन्होंने फिर NGO को भी इसमें एंगेज कर दिया हेल्प करने के लिए कि कौन ग्रुप बनाएगा, है ना। अभी DDA थोड़ी बैठेगा सबके कि आओ भैया हम ग्रुप बनाते हैं, उनके पास बहुत सारे और काम होते हैं। तो उन्होंने NGO को ये काम दे दिया, है ना। तो जितनी भी NGO हैं उनको काम मिला हुआ है, तो वो लोग अपना ग्रुप बना के DDA के पास जाते हैं, ये ग्रुप है साहब, इसको आप अटैच कर दो और स्कीम में जोड़ दो, ऐसे होता है। पर होता वो DDA के थ्रू है, DDA ही उसको सैंक्शन करता है ना। बढ़िया स्कीम है वो भी, और मतलब उससे आप काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगर आप वाकई में खेती करना चाहते हैं, गवर्नमेंट की इतनी स्कीम है कि मतलब फ्री में सारा काम होता जाएगा और आप पैसे भी बना लोगे, इतना अच्छा है। तो काफ़ी चीज़ों में हम लोग बात करेंगे एक दिन, यंत्रों के विषय में और उनमें लगने वाली जो भी सब्सिडीज़ हैं उसके बारे में भी, है ना। नर्सरी का अलग रहेगा उसमें, अगर नर्सरी के लिए फाइल डालते हैं। नर्सरी के लिए अलग है, हाँ। सबके लिए आपको अलग अलग स्कीम्स हैं, और कुछ स्कीम डिपार्टमेंट देता है, कुछ के लिए अलग से सिस्टम बनाए हैं, कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू मिलती हैं, कुछ एग्रीकल्चर के थ्रू मिलती हैं, कुछ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के थ्रू मिलती हैं, कुछ हॉर्टिकल्चर के थ्रू मिलेंगी, है ना, कुछ NHM के थ्रू मिलेंगी, है ना। तो कुछ स्पेशल स्कीम को NHM के अंतर्गत रखा गया, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नहीं तो NHB तो बहुत पहले का बना हुआ है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये तो बहुत पहले का बना हुआ है। NHM अभी बना हुआ है 2010 में। सो इसको बागवानी को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लेवल पे कुछ अलग स्कीम्स डाली गई इसके अंदर। बाकी इसको डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही हैंडल करती है ना। बाकी उसका विंग अलग बना दिया गया, NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उसके अंतर्गत। क्या रोल है नाबार्ड एक्चुअली जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंस करता है बेसिकली, है ना। तो इसमें डेयरी में बहुत बड़ा सपोर्ट होता है नाबार्ड का। 25% तक डेयरी डेवलपमेंट के लिए ये लोग पैसे देते हैं, है ना। 25% सब्सिडी देते हैं टोटल। तो ये लोग 2.5 करोड़ तक का आपको सपोर्ट करते हैं, पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक बार में पूरा नहीं करते हैं, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप्स आप आगे बढ़िए। पहले 10 लाख रुपए का प्रावधान है, फिर आप उसी प्रोजेक्ट को 25 लाख पे लेके आओ, फिर 50 पे लेके आओ, फिर 1 CR पे लेके आओ। मतलब आपने 10 लाख का काम ज़मीन पे उतार दिया तो आपको 2.5 लाख की सब्सिडी वो दे देंगे। फिर जब आप 25 लाख का काम कर दोगे तो वो फिर उसके हिसाब से सब्सिडीज देते हैं। ऐसे करके वो आप स्कीम में आगे बढ़ते जाओगे, वो सब्सिडाइज करते जाते हैं, मतलब उसी सब्सिडी को बढ़ाते जाते हैं, है ना। ये स्कीम में ये है कि जैसे आपने अभी 10 लाख रुपए से अपनी डेयरी बनाई फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी दे दी। अब कायदे से तो आप दोबारा सब्सिडी नहीं ले सकते क्योंकि आपने ले लिया है, लेकिन आप उसी स्कीम में उसी में अलाइनमेंट करके और प्रोजेक्ट को बना दोगे कि अब हम ये काम को इतना बड़ा बना दिए, तो उसी में वो फिर और आगे भी सब्सिडी फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद आप कहोगे कि नहीं अब हमें मिल्क प्रोसेसिंग में भी जाना है, हमें चिलिंग प्लांट लगाना है, प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, तो फिर उसमें फिर अलाइनमेंट होगा स्कीम में, है ना, आपके प्रोजेक्ट में, और फिर आगे वो सब्सिडीज़ कर देते हैं। ऐसे 2.5 करोड़ रुपए तक वो सब्सिडीज़ कंटिन्यूसली आपको देते जाते हैं।
तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो नाबार्ड जो है ना डेयरी में सपोर्ट करता है, और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बने होते हैं जो, उनके लिए भी सपोर्ट करता है। और नाबार्ड जो है ना बेसिकली नए प्रोजेक्टों को भी स्पॉन्सर करता है। जैसे कोई एनजीओ है, वो एनजीओ कहता है कि नहीं हम मल्टी लेयर फार्मिंग को लेकर इस क्षेत्र में, इस गांव में इतने किसानों के साथ ये काम करना चाहते हैं, तो पहले नंबर तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, उसके लिए हमको फंड्स चाहिए। तो नाबार्ड कहेगा प्रोजेक्ट लेके आओ, बताओ कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कैसा फ़ायदा होगा, कैसी स्कीम है, क्या टेक्नोलॉजी है, इससे क्या बेनिफिट्स होगा। आप एक एनजीओ के रूप में नाबार्ड को लिख के दोगे, नाबार्ड कहेगा चलो 2 लाख रुपए लो, 50 किसानों को ट्रेनिंग दो। तो वो फिर आपको पूरा प्रोजेक्ट में मेंशन करना पड़ेगा कि ये रिसोर्स पर्सन है, इनको हम बुलाएंगे, ये व्यवस्थाओं में खर्चा करेंगे, ऐसे करके ये सपोर्ट करती नाबार्ड। इंडिविजुअली लेवल पे नाबार्ड कोई सपोर्ट नहीं करती, केवल एक ही प्रोजेक्ट है उनके पास इंडिविजुअल के लिए, डेयरी डेवलपमेंट का, है ना। उसमें वो 25% का सब्सिडी वो देते हैं इंडिविजुअल, बाकी सारी स्कीम ग्रुप के लिए है उनके पास, है ना। आप ग्रुप में काम करोगे, एज ए एनजीओ बॉडी में काम करोगे, तो वो हर क्षेत्र में आपको सपोर्ट करते हैं, है ना। चिरंजी में कोई है क्या सब्सिडी? चिरंजी हाँ, ये नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड में आ जाएगा। तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट का एक समय पॉपुलर क्रॉप था ना, अभी तो हाँ। मेरे ख्याल से लुप्त होता जा रहा है ना। नहीं, अपने फॉरेस्ट में 10 प्लांट है टोटल चिरौंजी के। हमारे हाँ। 68 पेड़ है चिरंजी। अरे वाह, तो आप तो बहुत आगे हैं हमसे। पर आपकी जमीन भी तो बहुत बड़ी है। हाँ, तब तो आप तो छोटे से हिस्से में बताया मैं, जितना मैंने खोजा। अभी मौकों पे परसेंटेज में बात करनी चाहिए। सर मल्टी लेयर मॉडल में फिट हो सकता है क्या चिरंजी? नहीं उसको वहाँ पे इसके प्यारा प्यारा पेड़ बोलते हैं। प्यार का अच्छा, पेड़। ओके। हम लोग यहाँ पे भी चिरौंजी का कुछ झाड़ यहाँ पे है, कुछ इधर पीछे वाले फॉरेस्ट में 3-4 इधर हैं, 7-8 पेड़ इस वाले में। ये बर्फी फेमस है ना सागर की? हाँ हाँ हाँ, चिरौंजी का है ना बर्फी। हाँ, अचार बोलते हैं उसको, अचार का चिरौंजी बोलते हैं, अचार का चिरौंजी। छोटा छोटा होता है उसका फ्रूट, उसके अंदर खोल होता है बहुत हार्ड, उसके अंदर छोटा सा बीजी निकलता है, बहुत सौंधी होती है उसकी बीजी, खाने में बहुत अच्छी। ड्राई फ्रूट्स में आता है वो, ड्राई फ्रूट्स में आता है, काफ़ी महंगा बिकता है, 2,500-3 हज़ार रुपये केजी का उसका रहता है। कितना परसेंट होगा सर सब्सिडी लगभग? लगभग सब्सिडी तो वो प्लांट पे दिया जाता है, वो लगभग ये मान के चलो 75% तक होता है। अच्छा। मतलब आप कोई भी प्लांटेशन करिए, इवन आप जैसे मान के चलो अमरूद का बाग लगा रहे हैं, तो अमरूद के बाग के लिए उन्होंने कहा 20,000 की सब्सिडी है। अब उसमें डिपेंड ये करेगा कि आप 1 एकड़ में कितने पौधे लगा रहे हैं, तो 20,000 देना उनको तो केवल। तो आप 20,000 के अंदर में भी लगा सकते हैं, 20,000 के ऊपर भी लगा सकते हैं, आपको मिलेंगे 20,000। तो ऐसा रहता है, जैसे पौधों की क्वांटिटी हमने ज़्यादा लगा दी, या फिर हमने हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर दिया, क्वालिटी मटेरियल लगा दिया, जो 100 रुपये का पौधा है वो हमने 500 रुपये के पौधा टाइप का लगा दिया, कोई अच्छा खास पौधा, तो आपको 20,000 का सपोर्ट मिलेगा। तो स्कीम में हम लोग बात करेंगे ये किस पे क्या सब्सिडीज़ है ना। अभी तो आप ये बताओ कि जो सुबह हमने डिस्कस किया था उसमें आपके कोई सवाल हैं तो बोलिए। कल्टीवेशन से रिलेटेड जो हम लोगों ने फील्ड पे पपाया लगाने का भी आपको किया, बताया कि अलाइनमेंट में आपको लगाना है ना, उसमें अगर कोई सवाल हो या नर्सरी से लेकर कोई सवाल हो, पॉलीथीन का हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से आप एक पॉलीथीन को कई बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम 10-10 बार 15-15 बार तक एक पॉलीथीन को चलाते हैं। तो यही सब चीज़ें टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी आइडियाज़ हैं। इन्हीं आइडियाज़ से आपके खर्चे भी बचेंगे और आपका काम आसान भी होएगा, है ना। अच्छा, पेड़ जैसे टूट गया बीच में और या मतलब मिट्टी तोड़ दिया, नहीं, मतलब टूटता तो ऐसे ही है ना। मतलब मुड़ गया और वो जब मिट्टी निकालते हैं वो मिट्टी भी वो हो जाती है। एक्चुअली पता है हम देख रहे थे, आप लोगों को समझा नहीं पाए क्योंकि हमारे और दूसरे भाई भी आ गए थे, उनके साथ हम लग गए थे थोड़ा। आप लोग पेड़ को पकड़ के ही गलत ले जा रहे थे, है ना। आप पेड़ को जैसे उठाए हैं वैसे लेके जाइए, आप उसको उल्टा यूं क्यों कर रहे हैं। तो जब आप उसकी एक तो हाइट हो गई तो बॉडी का लोड तो हो ही गया ऊपर। अब रूट में क्या है, बेचारा इतना सा उसका अभी है ना, तो अगर वो मिट्टी में लगा होता तो वो अपनी रूट अच्छी डेप्थ तक बना लेता, तो पकड़ अच्छी बना लेता। उसकी पकड़ उतनी बढ़िया हुई नहीं है और आप उसको यूं पकड़ के यूं लटका के ले जा रहे। तो बॉडी का वेट जब यूं लटकेगा, मिट्टी ढीली होएगी तो ऑब्वियसली है वो तो
हाँ तो वो लटकेगा ही, आप गलत ले जा रहे थे। सीधा उठा के, तरीका ये है कि आप कैरेट में रख के लेके जाइए और या तो तसले में रख के लेके जाइए, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप सीधा उठाइए और सीधा लेके जाइए, उसको यूं यूं नहीं करिए। तो आप टेढ़ा करके ले जा रहे थे इसलिए वो लूज हो रहा था, गिर रहा था, यही कारण है और कुछ भी नहीं है। आप सीधा जाके और शिफ्ट कर दे तो वो एकदम सीधा का सीधा खड़ा रहता। क्रांति कितने पेड़ तोड़े आपने? नहीं एक ही था। और अगर गलत और एक तोड़ा तो 50% तोड़ दिया तुमने। और अगर जैसे मिट्टी उसकी लूज हो गई फिर उसको निकालते समय पन्नी के नहीं, लूज तो हमें करना ही है बेसिकली। नहीं गिरी गई वो जड़ बाहर। और अगर मान के चलो ऐसी कोई कंडीशन बन गई तो थोड़ा सा उसमें आप पानी ऐड कर सकते हो और पानी डाल के फिर उसको प्रेस कर दो तो वो फिर पकड़ लेगी मिट्टी आपस उनका में। कहने का मतलब मिट्टी निकल ही गई, जड़ के साथ पेड़ ऐसे हाथ में आ गया। जड़ तो इधर फिर आप जड़ को ही लगाओ ना पेड़ मिट्टी में। फिर आप मिट्टी लगाने की क्यों चिंता कर रहे हो, सीधे मिट्टी में ही डालो ना उसको फिर मिट्टी में डालो। उग जाएगा। हाँ बिल्कुल उगेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतने में कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा तुरंत हमें वो करना होगा। पौधा मुरझाएगा लेकिन वापस रूट पकड़ लेगा। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, जब भी आप पौधा लगाएंगे ना, पौधा लगाने के साथ साथ आप उसको अच्छा से प्रेस करिए आजू बाजू। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने ट्रांसप्लांट किया किसी पौधे को, तो अगर ट्रांसप्लांट के समय वो पौधे को हवा लग गई है ना, तो हवा लगने के केस में फिर वो पौधा मुरझा जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप कोशिश करें, ध्यान रखें कि पौधे को मुरझाने ना दें और उसके पहले ही उसको दबा दें, अच्छा से प्रेस कर दें। समझ गए ना? तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना आपको। और पानी कितनी बार देना है? पानी थोड़ा दे दो, दबाने के बाद एक बार पानी दे दो बस। फिर आप ये मॉडल के अंदर है तो अभी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 दिन बाद भी देंगे तो भी चल जाएगा। जब तक बारिश हो गई तो अच्छा है, नहीं हो गई तो एक बार दे देंगे, और एक बार और दे दिया फिर देने की ज़रूरत नहीं। फिर तो वो मिट्टी में अपना पकड़ बना लेगा, चलता जाएगा फिर वो एक मग दे देना। हाँ बस एक मग्गा थोड़ा सा देना पानी, पर प्रेस ज़रूर करना। अगर प्रेस नहीं करोगे तो क्या होगा, मिट्टी ढीली होगी, उसकी हवा जड़ों में लगेगी, जड़ें सेट नहीं हो पाएंगी, जड़ों में हवा लगने से जड़ें डैमेज हो जाएंगी। नर्सरी को रोज पानी देना है। नर्सरी को रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है, 25% मॉइस्चर चेक करके ही आपको आगे बढ़ना है। कभी भी, चाहे खेती में पानी देने की बात हो, चाहे नर्सरी में पानी देने की बात हो, पौधों को पानी नहीं नमी चाहिए, और वो चाहिए 25%। और आपको हमने तरीका बताया था 25% नमी चेक करने का। वो मेथड से ही आप खेत में अपनी नमी चेक करके, या पॉलीथीन या नर्सरी जहाँ पे भी फील्ड है, मॉइस्चर मेंटेन करके आपको रखना है, ठीक है। और एक बात का ख्याल रखना, जब हम जैसे नर्सरी लगाते हैं फॉर एग्जांपल, तो अभी ये जो पपीते के पौधे हमने लगाए इनमें कम पानी था, है ना, इनमें और पानी होना था। तो रात को क्या हुआ कि पानी गिरा, और पपीते के पत्ते होते हैं बड़े, तो पानी तो लगा उसमें अंदर, लेकिन उतना पूरा एकदम पूरा पानी नहीं गया जो गिरा बारिश का। वो पत्तों की वजह से तो इधर उधर गिर गया, समझ गए। तो उसमें पहले एक रात पहले अच्छा पानी भर दीजिए, एंड फिर सेकंड डे आप जब लगाने लगें तभी फिर पानी दीजिए 1 घंटे पहले, ताकि पूरी मिट्टी जो है ना अच्छी गीली हो जाए। और दोबारा जो पानी देंगे आप 1 घंटे के पहले, उस पानी से क्या होगा, मिट्टी पिच पिच टाइप का हो जाएगा। अब आप उस पनी को हल्का सा प्रेस करोगे तो पनी जो है ना मिट्टी को छोड़ देगी, है ना, मतलब मिट्टी और पनी का संपर्क टूट जाएगा, और फिर आप उल्टा करके यूँ पकड़ के उसको निकाल लोगे आसानी से। और अगर मिट्टी सूखी रही तो क्या होगा, मिट्टी बिखर जाएगी और पौधा सेपरेट हो जाएगा, जो आपके केस में हुआ। तो पानी होना चाहिए था उसमें, ताकि वो पौधा पकड़ के रखे जड़ों को। ऐसे 2 बेड पे अभी मेथी लगी हुई थी, तो वो इसी सिचुएशन में लगाना है या फिर लगा सकते हैं हम। तो उससे छोटा सा ऐसे खड्डा करेंगे, और जो भी पेड़ उखड़ेंगे आजू बाजू के, जैसे हल्दी भी उखड़ गई फॉर एग्जांपल, या तो जो भी पत्ता लगा वहाँ पे उखड़ा, तो हमने जाके उसको फिर से रीसेट कर दिया लगाने के बाद, उसके आजू बाजू ठोक ठाक के। कोई दिक्कत नहीं, पानी दोगे वो फिर से चल जाएंगे, है ना। जैसे आपने बोला एक पेड़ में, जैसे एक में 2 पेड़ है वो बैग्स में, हाँ। तो उसे कैसे अलग करना है? देखो आपने वो पॉलीथिन निकाली, हाँ। पॉलीथिन अलग कर दी, अब ये दोनों पेड़ आपके हाथ में है। अब आप क्या करिए कि जहाँ पर 2 पेड़ एक साथ में है, वहाँ से इसको ऐसा क्रैक मार दीजिए, ठीक है। सो दोनों पल्ले अलग अलग हो जाएंगे, और एक पल्ले को जाके आप एक जगह शिफ्ट करिए, दूसरे को दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। अभी हम दिखाते हैं, अगर कोई 2 होगा तो अभी निकाल के दिखा देते हैं आपको। बहुत उसमें कोई बड़ा तरीका नहीं है, आप सिंपल ऐसे उसको फटा दीजिए, वो फट जाता है आसानी से।
और कोई बात? सर क्रॉस कैसे किया जाता है? जी, सर किसी पेड़ का क्रॉस, पौधे का क्रॉस कैसे किया जाता है? बेसिकली क्रॉस करने के लिए तो कुदरत की व्यवस्था है। प्रैक्टिकली आप बता देंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। ग्राफ्टिंग की बात है? अच्छा, ग्राफ्टिंग में देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं। सिंपल, जैसे मान के चलो किसी एक पौधे को हमने लिया, तो हमने कोई भी एक पौधे को अगर ग्राफ्टिंग करनी है तो कोई भी एक पौधे को आप ले लीजिए, और इवन आप, ये ज़रूरी नहीं है कि जो पौधे को आप ग्राफ्ट कर रहे हैं ना उसका रूट पौधा भी वही हो, है ना। जैसे मैंगो में ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप मैंगो के पौधे ही में ग्राफ्ट करें। आपके पास किसी भी और पौधे का अगर पौधा है तो उसको आप नया पौधा बना सकते हो, उसको जो भी बनाना। जैसे लाइक अगर मान के चलो मैंगो का पौधा है और अब हम उसमें नींबू बनाना है उसे, तो आप मैंगो को ऊपर से आप कट कर दीजिए, नींबू की बडिंग लगा दीजिए, तो वो पौधा अब नींबू का बन गया, मैंगो का नहीं रहा अब वो। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लांट्स जो है ना हमेशा अपने जो तत्व हैं, अपने जो गुण हैं, वो मिट्टी से नहीं पत्तियों से करता है। इसीलिए आप ग्राफ्टिंग में सफल हो, अदरवाइज तो नीचे से तो मैंगो का टेस्ट आएगा उसमें, सही है कि नहीं, क्योंकि रूट तो उसकी मैंगो की है, लेकिन पौधा भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस से, तो वो अपना भोजन बनाएगा, तो जो पत्तियों का उसमें ऊपर लगा हुआ है प्लांट्स, उसी का वो भोजन बनाएगा और उसी का वो फूल और फल बनाएगा। तो आप कहोगे कि नीचे का फिर क्या रोल है, तो नीचे पौधे की बस जड़ें होती हैं, रूट लगी होती हैं, ताकि वो मिट्टी में जो है ना जिंदा रहे। तो जिंदा रहने के लिए रूट मिट्टी में होती हैं, और भोजन पानी जो मिलता है वो जिंदा रहने के लिए मिलता है। बाकी भोजन वोजन वो पौधा अपना पत्तियों से बनाता है, सारा काम पत्तियों से होता है। पेड़ में एक ही तने, जैसे पीपल और नीम एक ही तने में हो जाते हैं। हाँ, तो क्या करना, जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल ये एक पौधा है, अब हमें इस पौधे में मान के चलो कोई ग्राफ्टिंग करनी है ना। ये पौधा है, ये इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें हैं, और ये पॉलीथिन में या तो कहीं पे भी लगा है। अब ये पौधा जो है ना, यहाँ पे इसकी ये पत्तियाँ लगी हुई हैं, इसमें ये पत्तियाँ लगी हुई हैं, ये प्लांट से, और ये उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं ये पौधा आम का ही हुआ। अब हमें इसमें ग्राफ्टिंग करनी है या किसी और पौधे को जोड़ना है इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, इस पौधे को यू शेप में, वी शेप में, या तो क्रॉसिंग में, है ना, 3 शेप में आप काट सकते हो। यू शेप का मतलब ये हुआ कि आप इस पौधे को ऐसा काटिए, मतलब जैसे हमने इस पौधे को पहले यहाँ से सीधा उड़ा दिया ऊपर का हिस्सा, ठीक है, और इसको ऐसे काटा, ऐसे काटा, मतलब हमने चाकू से ऐसे काट दिया, खरोंच खरोंच के ऐसा वी शेप बना दिया। अब जो हम अगला पौधा डालने वाले हैं इसमें, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि इसी की साइज़ का जो थिकनेस इसकी होगी, उसी थिकनेस की बडिंग आप इसमें लगाओगे। तो अगला जो बर्ड्स आप इसमें लगाओगे वो भी आप यू शेप का काटोगे, समझ गया ना। मतलब आप किसी भी, जैसे ये स्टिक है, अब ये स्टिक को हमें लगाना है, तो इसको हम यू शेप का ऐसा काटेंगे, समझ गए ना। इसको हमने खांचा बना के काटा, चांदा बना के, और उसको हमने यू शेप का काट दिया। अब इसको उठा के आप इसमें फिट कर दीजिए और बस उसको टेप कर दीजिए। तो एक ये हो गया तरीका। इसी में आप एक वी शेप का काट सकते हैं, तो वी शेप में ऐसे काटेंगे आप, ऐसे, ये काट दिया हमने, और इसको भी हम उल्टा में ऐसे ही वी शेप का उल्टा काट देंगे। मतलब अब ये जो है ना ऐसे कटेगा, ऐसे, ये नहीं सॉरी, हाँ वो बाहर आएगा, ऐसे ये काटा और इसको ऐसे कर देंगे, ये जाके इसमें बिठा देंगे और टेप कर देंगे। और एक कटेगा आपका चाकू के शेप में, वो ऐसे होगा, जैसे मान के चलो यही प्लांट्स को हमने ऐसे काट दिया, ऐसे ये काट दिया कलम जैसे, ठीक है, और इसको हम काट देंगे ऐसे। अब इन दोनों को उठा के और जोड़ देंगे और बस टेप कर देंगे। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप कोई भी पौधे का ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बूटी भी आप बना सकते हैं। हाँ, देखिए ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तीन स्टाइल के कटिंग्स हैं जी, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि किसी प्लांट पे एक तरह का चलेगा, किसी पे दूसरा चलेगा, नहीं। या किसी पे भी तीनों में चल सकते हैं? तीनों विधियाँ किसी भी प्लांट पे आप लागू कर सकते हैं। दूसरी बात, आप गुटी से भी पौधा बना सकते हैं। गुटी से कैसे बनता है, फिर इसमें आपको ग्राफ्टिंग की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे पौधे की ज़रूरत नहीं होती है। ग्राफ्टिंग में 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो मदर प्लांट जिसमें आपको लगाना है, वो आपका कहीं तो भी पॉलीथिन में लगा होगा पौधा, और एक हो गया आपका बडिंग प्लांट जिसकी बड आपको लगानी है। लेकिन बूटी में आपको 2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक से ही आप बना लोगे।
तो जैसे मान के चलो ये डाली है, अभी ये डाली में हमें इसकी पौधा बनाना है, ये मान के चलो लंगड़ा आम हुआ, इसका आम का पौधा, लंगड़े का पौधा बनाना। तो हम एक भी कोई भी पकी हुई डाली को, जो पकी नोड होगी, पकी नोड का मतलब ये होगा जो एकदम ग्रीन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी बना है, ये कच्ची डाली हुई, ये पकी डाली हुई जो लास्ट ईयर की है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो वो वाली नोड है ना, वहाँ पे कंपोस्ट लेंगे और मिट्टी और कंपोस्ट का मिक्सचर लेके उसका लड्डू बना देंगे और वो लड्डू इसमें चिपका देंगे। ऐसे